गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों हमने पिछले लेक्चर में डायमेंशनल एनालिसिस के जो यूजेस थे उसका पहला यूज स्टडी किया था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल फार्मूला। अब हम इसका सेकंड यूज आज स्टडी करने वाले हैं, टू डिराइव अ फिजिकल फार्मूला। यानी अगर हमें ये पता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी इन दूसरी पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, तो डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके हम उनके बीच में क्या फॉर्मूला होना चाहिए, उनका एक दूसरे से क्या रिलेशन होना चाहिए, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ये पता है कि फोर्स किसी भी बॉडी के मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, तो हम डायमेंशन मेथड को यूज़ करके फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन है, द वेलोसिटी v ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्प्रिंग में डिपेंड्स, वो किन पर डिपेंड करती है, अपॉन द लेंथ l ऑफ द स्प्रिंग, टेंशन T इन द स्प्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ m ऑफ द स्प्रिंग। डिराइव द फॉर्मूला डायमेंशनली। तो देखिए हमें गिवन है कि जो वेलोसिटी है ट्रांसवर्स वेव की, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो वो डिपेंड करती है लेंथ पर, एक टेंशन पर और एक मास पर यूनिट लेंथ पर। तो सबसे पहले हम इस तरह लिखते हैं कि लेट v इज प्रोपोर्शनल टू l t m, और हम इनकी पावर्स x y z ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल मेथड को यूज करके ये रिलेशन कैलकुलेट करना है। और डायमेंशंस का मतलब होता है पावर्स। तो ये जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हम इनकी पावर्स यानी डायमेंशंस x y z इस तरह से ले लेते हैं। और देखिए जैसे ही हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करते हैं k, और इस k को हम कहते हैं कि हियर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यानी एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। अब यहाँ पर इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। अब टेकिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूले लिखते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला lt माइनस 1, के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। l मीन्स लेंथ, तो ये l लिख देंगे पावर x। t मीन्स टेंशन, टेंशन मीन्स फोर्स, mlt माइनस 2 पावर y। एंड m इज मास पर यूनिट लेंथ, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये खाली मास नहीं है, मास होता तो मैं खाली m लिखता, यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ है यानी मास अपॉन लेंथ। तो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे ml माइनस 1 पावर z। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m l t तीनों ही हैं आपकी जो बेसिक यूनिट्स हैं, लेकिन यहाँ पर l और t है, m नहीं है। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि m टू द पावर 0, क्योंकि m की कोई डायमेंशन यहाँ है ही नहीं, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं l t माइनस 1, क्योंकि m की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो इसमें कोई चेंज तो आएगा नहीं। यहाँ भी ml और t को सेपरेट कर देते हैं, m की पावर y, m की पावर z, तो दैट इज y प्लस z। फिर यहाँ पर हम l की पावर्स देखते हैं, l की पावर x, l की पावर y, l की पावर माइनस z, तो x प्लस वाई माइनस z। फिर हम t की पावर्स देखते हैं, और t की पावर यहाँ है माइनस 2y। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कब होंगे, कि जब m के जो डायमेंशंस इधर हैं उतने ही डायमेंशंस इधर हों, यानी पावर्स l की जो डायमेंशंस इधर हैं वही डायमेंशंस इधर हों, t की जो डायमेंशंस राइट साइड हैं वही डायमेंशंस लेफ्ट साइड हों। तो हम कहते हैं इन बैलेंस कंडीशन डायमेंशंस ऑफ MLT, डायमेंशंस कह सकते हैं, और पावर्स ऑफ MLT ऑफ बोथ साइड्स शुड बी सेम, वो सेम होनी चाहिए। तो कंपेयर करते हैं, t की पावर माइनस 2y एंड t की पावर माइनस 1, तो माइनस 2y माइनस 1 के इक्वलेंट होना चाहिए। माइनस से माइनस कट हो जाता है, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
1/2। इसी तरह अगर मैं m को देखता हूं तो y प्लस z, और m की पावर यहाँ 0 है तो दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू 0। अब मैं यहाँ से y की वैल्यू रखता हूँ 1/2 प्लस z, दैट इज 0। तो z की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -1/2। अब यहाँ पर मैं l की बात करता हूँ, x प्लस वाई माइनस z, और यहाँ l की पावर क्या है? दैट इज 1, तो दैट इज 1। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, y की वैल्यू हम 1/2 रख देते हैं, z की वैल्यू हम -1/2 रख देते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 एंड माइनस माइनस प्लस 1/2 दैट इज 1। तो x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाना है? 0। तो इस तरह से हम x, y और z की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, अब हम x, y और z की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो हम लिखते हैं पुट द वैल्यूज ऑफ x, y, z इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखिए क्या मिलेगा? v इक्वलेंट टू k l टू द पावर x, x मीन्स 0, t टू द पावर y, y मीन्स 1/2, m टू द पावर z, z मीन्स -1/2। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू k l टू द पावर 0 मीन्स 1, t टू द पावर 1/2 ऊपर, और अगर हम m टू द पावर 1/2 नीचे ले जाएं ऐसे तो ये प्लस 1/2 हो जाएगा। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो v इज इक्वलेंट टू k, और t टू द पावर 1/2 का मतलब रूट t, m टू द पावर 1/2 का मतलब भी रूट m, तो हम इसको लिखते हैं रूट t अपॉन m। तो दैट इज द फॉर्मूला विच इज डिराइव्ड डायमेंशनली। तो ये हमने डायमेंशनली फॉर्मूला डिराइव कर दिया है कि वेलोसिटी, आपका जो टेंशन इन द स्प्रिंग T है, मास पर यूनिट लेंथ है, ये इनके बीच में हमें रिलेशन मिल गया है। ओके बच्चों, हम एक और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, आप इसको सॉल्व करवाएंगे मेरे साथ। देखिए अब क्वेश्चन है, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द मास m, वेलोसिटी v एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h। तो हमारी जो वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा, द वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा से हम डिनोट करते हैं। जो वेवलेंथ लैम्डा है जो एक मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड है, वो किन पर डिपेंड करती है? मास m पर, वेलोसिटी v पर, और प्लैंक कांस्टेंट h पर। तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? बोलिए, लेट लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x, v टू द पावर y एंड h टू द पावर z। अब क्योंकि देखिए हमसे जो प्रूव कराया गया है वो प्रोपोर्शनल फॉर्म में कराया गया है, तो हम यहाँ पर अपनी फर्स्ट इक्वेशन इसी को ले लेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते थे तो क्या यूज करते थे? एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो k m टू द पावर x, v टू द पावर y एंड h टू द पावर z। हियर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यहाँ पर k हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अब क्या करते हैं हम? टेकिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। अब बच्चों वेवलेंथ, वेवलेंथ मीन्स वेव की लेंथ, यानी आपकी जो वेव है कंप्लीट साइकिल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ पर हम वेवलेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला जब लिखेंगे तो दैट इज अ लेंथ, तो हम L लिखने वाले हैं। K डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। M यहाँ पर मास है तो सिंपली हम M लिखेंगे, पावर x, v वेलोसिटी है LT-1 पावर y, और h प्लैंक कांस्टेंट E इज इक्वलेंट टू h न्यू से हमने ये निकाला था, तो ये होता था एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी ml²T-1 एंड पावर z। अब देखिए यहाँ पर m, l, t तीनों ही आपके यूनिट्स हैं, लेकिन यहाँ पर m और t नहीं है, तो हम क्या लिखने हैं? m टू द पावर 0, यहाँ l की पावर 1 है ही, और t की भी पावर 0, हम ऐसे लिखेंगे। mlt को यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं,
m to the power x m to the power z, that is x plus z, l की पावर y l की पावर 2z, तो y plus 2z, और आगे t की पावर्स में देखते हैं तो माइनस y एंड माइनस z, तो माइनस y माइनस z। अब हमने पढ़ा है कि भाई इन बैलेंस कंडीशन क्या होना चाहिए, द पावर्स ऑफ m l t ऑफ बोथ साइड्स, और यू कैन से द डायमेंशंस ऑफ m l t ऑफ बोथ साइड्स शुड बी इक्वल। तो इन द बैलेंस कंडीशन द डायमेंशंस ऑफ m l t ऑफ बोथ साइड्स शुड बी इक्वल, इक्वल होनी चाहिए। तो क्या होगा भाई, यहां m की पावर x प्लस z और m की पावर यहां 0, तो x प्लस z इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड ले लेते हैं। फिर यहां पर l की पावर y प्लस 2z और यहां l की पावर 1, तो दैट इज इक्वल टू 1, दिस इक्वेशन नंबर थर्ड ले लेते हैं। और यहां t की पावर माइनस y माइनस z और यहां t की पावर 0, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें x y z की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखता हूं और मैं इनको ऐड करता हूं तो y तो कट जाएगा, z की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन, इसे यही लिख देता हूं, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट, देखिए y से y कट जाएगा, प्लस 2z माइनस z, तो z रह जाएगा, 1 और 0 तो 1 रहेगा, तो z की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में कर लीजिए। तो यहां पर y प्लस 2, z की वैल्यू 1, दैट इज 1, तो y प्लस 2 इक्वल टू 1, तो y कितना हो जाएगा, माइनस 1। अब हमने z और y की वैल्यूज निकालनी है। अब अगर मैं z की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में रख देता हूं तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन सेकंड, क्या होगा, x प्लस z की वैल्यू 1, दैट इज 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। तो इस तरह से हमने पहले x, y और z की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम इन x, y और z की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ x, y, z इन इक्वेशन फर्स्ट। तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x, x मीन्स माइनस 1, v टू द पावर y, y मीन्स माइनस 1, एंड h टू द पावर z, z मीन्स 1। या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर 1, तो h लिख दें, और m टू द पावर माइनस 1, v टू द पावर माइनस 1 को जब अपॉन में लाएंगे तो m टू द पावर प्लस 1 और v टू द पावर प्लस 1 ये आ जाएगा। और यही फॉर्मूला हमने डिराइव करा है डायमेंशनली, और यही हमसे पूछा गया था। देखिए, तो हमने प्रूव कर दिया है कि इनके बीच में जो रिलेशन होना चाहिए वो यही होना चाहिए। ओके बच्चों, हम एक क्वेश्चन और करते हैं। इन इक्वेशन y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, t एंड x स्टैंड फॉर टाइम, यानी t टाइम को रिप्रेजेंट करता है और x डिस्टेंस को। ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ओमेगा एंड k। देखिए, आप देख रहे हैं y इक्वल टू a साइन थीटा, दैट इज थीटा, दैट इज एंगल, और आपको पता है एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो वी नो दैट एंगल इज डायमेंशनलेस, यानी ना तो m की कोई डायमेंशन होगी, ना l की, ना t की। m टू द पावर 0, l टू द पावर t टू द पावर 0, दैट मीन्स 1। तो यहां पर जब हम इसको लिखते हैं तो यानी ओमेगा टी दैट इज एंगल एंड दैट इज डायमेंशनलेस, और अगर डायमेंशनलेस है तो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो हमें किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ओमेगा का। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी,
तो अगर मैं डायमेंशंस ऑफ ओमेगा निकालता हूं तो दैट इज 1/t, दैट इज t - 1। तो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा। इसी तरह हम यहाँ पर kx दैट इज ऑल्सो एंगल, तो ये भी डायमेंशनलेस है, तो ये भी क्या होगा 1। तो k इज इक्वल टू 1/x। तो डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशंस ऑफ k दैट इज 1/x, x मीन्स l, सो दैट इज l - 1। तो इस तरह से हम यहाँ पर ओमेगा और k का डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, k का होगा l - 1 और डायमेंशंस हैं -1 ऑफ लेंथ। ओके बच्चों, अब हम डायमेंशनल एनालिसिस के थर्ड यूज को करते हैं। और देखिए ये यूज अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी हमें एक सिस्टम के यूनिट को एक दूसरे सिस्टम के यूनिट में कन्वर्ट करना है। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा है कि भाई फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसका मैग्नीट्यूड कभी नहीं बदलता। अगर मैं एक फिजिकल क्वांटिटी को लिखता हूं तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका था n1u1, यानी ये उसका मैग्नीट्यूड और ये उसका यूनिट। तो इसी तरह n1u1 इज इक्वल टू n2u2 मीन्स 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ना। तो अगर एक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, तो इक्वलेंट ही। तो ये चेंज नहीं होते, सिस्टम चेंज हो जाता है यूनिट्स का, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड बदल जाता है। बट अगर मैं दोनों को देखूं तो दोनों आपस में क्या है, इक्वलेंट है। तो हम फॉर्मूला जो बनाते हैं वो इस तरह बनाते हैं, n1 और यूनिट का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा mlt - 2 mlt, ऐसे लिखते हैं 1 1 1। ये पहले सिस्टम की बात है, इसकी पावर x, इसकी पावर y और इसकी पावर z। इसी तरह यहाँ पर n2 और u2 को लिख देते हैं m2 l2 t2 और पावर वही x y z। अब हम इसे लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू n1। n2 मीन्स सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू, n1 मीन्स जो पहले सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू थी यानी मैग्नीट्यूड था, m1 l1 t1 पावर x y z अपॉन में आ जाएगा m2 l2 t2 पावर x y और z। अब हम बच्चों इसको लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू n1। देखिए m1 m2 को अलग, m1 अपॉन m2 पावर होल क्या हो जाएगी x, सेपरेट कर लिया इनको, l1 अपॉन l2 पावर y और t1 अपॉन t2 पावर z। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं टू कन्वर्ट अ सिस्टम ऑफ वन यूनिट इनटू द सिस्टम ऑफ अनदर यूनिट। अब बच्चों हम इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, यानी बाय यूजिंग डायमेंशन मेथड, बाय यूजिंग डायमेंशन मेथड। तो हमें डायमेंशन मेथड को यूज करके 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। देखिए सबसे पहले 1 न्यूटन, न्यूटन का मतलब किलोग्राम, न्यूटन का मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये फोर्स की यूनिट होती है SI सिस्टम में, ये आप सभी लोग जानते हैं। अगर मैं डाइन की बात करता हूं तो डाइन का मतलब होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये CGS सिस्टम में यूनिट होता है फोर्स का। तो इसका मतलब हमें करना क्या है, हमें SI सिस्टम के यूनिट को CGS सिस्टम के यूनिट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो सबसे पहले हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स दैट इज mlt-2, यानी m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। डायमेंशनल फॉर्मूला हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि हमें जो फॉर्मूला लिखना है वो कैसे लिखना है। तो फॉर्मूला n2 इक्वल टू n1, और क्योंकि यहाँ पर m
L और T तीनों हैं तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में भी m1 अपॉन m टू द पावर x, L1 अपॉन L टू द पावर y और T1 अपॉन T टू द पावर z ऐसे लिख देते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी हमें x, y, z की वैल्यूज पता चल गई हैं 1, 1 एंड -2। मान लीजिए यहाँ ये न्यूटन ना होकर स्पीड होती मीटर पर सेकेंड और उसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता तो मैं डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड का लिखता LT-1। तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला बनता n2 इक्वल टू n1 L1 अपॉन L टू द पावर x एंड T1 अपॉन T टू द पावर y, क्योंकि वहाँ m है ही नहीं तो उसको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब बच्चों हम रखते हैं वैल्यूज। n2 इज इक्वल टू n1, पहले सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू 1, m1 पहले सिस्टम में किलोग्राम में है, m2 ग्राम में है, पावर x मीन्स 1 को हम लिखें या ना लिखें। लेंथ पहले थी मीटर में और अब है सेंटीमीटर में और y की वैल्यू 1, T1 पहले भी सेकंड में और अब भी सेकंड में और पावर z हो गई -2। तो आप यहाँ देखते हैं क्योंकि हमें यहाँ इसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में। और मान लीजिए हमें टाइम को न्यूटन में कन्वर्ट करना होता तो हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते और सेंटीमीटर को मीटर में। तो यहाँ पर किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, मीटर मीन्स 10 टू द पावर 2 यानी 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और ये तो कट हो जाएगा। तो n2 इक्वल टू 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 2 दैट इज 10 टू द पावर 5 डाइन, क्योंकि ये सारा CGS सिस्टम में आ गया है। तो इसका मतलब 1 न्यूटन दैट इज 10 टू द पावर 5 डाइन। तो ये मेथड होता है to convert a system of one unit into the system of another unit. Okay? बच्चों हम एक क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का और करते हैं। Find the units of length, mass and time if the units of force, velocity and energy respectively are 100 dyne, 10 centimeter per second and 500 ergs। देखिए हमें लेंथ, मास और टाइम के यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं और फोर्स, वेलोसिटी और एनर्जी दी हुई है हमें ये है। तो देखिए फोर्स F, डायमेंशनल फार्मूला होता है mLT-2 और ये हमें गिवन है 100 डाइन, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हमें वेलोसिटी दी है दैट इज V, फार्मूला LT-1 और ये हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज सपोज इक्वेशन नंबर सेकेंड। और हमें तीसरा दिया हुआ है एनर्जी E, दैट इज mL²T-2 और ये है 500 अर्ज, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। और हमें लेंथ, मास और टाइम के यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं। देखिए इसका तरीका क्या होता है। अगर मैं इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट से, तो देखिए थर्ड मीन्स E/F कर देता हूँ। तो E/F का मतलब है mL²T-2 अपॉन mL/T-2। तो हमें क्या मिल जाना है, ये सब कट जाएंगे, खाली लेंथ मिल जाएगी। तो ये किसके इक्वल होगा, 500 अपॉन 100 दैट इज 5। तो इसका मतलब जो लेंथ है L दैट इज 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये CGS सिस्टम में आपको गिवन है। अब अगर मैं इस L की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूँ बाय इक्वेशन सेकंड, L की जगह में लिखता हूँ 5, T-1 एज इट इज रखते हैं दैट इज 10। तो 5 अपॉन T ऐसे लिखा जा सकता है दैट इज 10। तो 1 अपॉन T दैट इज 5 टू द 10। तो हम कह सकते हैं कि T इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 दैट इज 0.5 सेकेंड। और इसी तरह अगर मैं L और T की वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में थर्ड में रख दूं तो मुझे किसका पता चल जाएगा, मुझे यूनिट पता चल जाएगी मास की। तो ये आपको अपने आप कैलकुलेट करनी है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी हमारा जो डायमेंशन मेथड है उसकी कुछ लिमिट्स भी हैं, उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, उसमें क्या क्या आपके ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहली बात,
कि ये आपका जो मेथड है ये हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए. सो दिस मेथड विल नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट. तो पहली लिमिटेशन तो यही हो गई है. अगर मैं दूसरी लिमिटेशन की बात करता हूं तो मैंने बताया भी था कि डायमेंशनल एनालिसिस से, डायमेंशन मेथड से हमें ये पता नहीं चलता कि वेदर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर और ए वेक्टर. जैसे वहां पर मैंने वेलोसिटी की और स्पीड की बात की थी. वेलोसिटी और स्पीड दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 होता है. तो अगर मेरे से पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, देन आई विल राइट LT-1. और अगर मेरे से वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है, देन आई विल आल्सो राइट LT-1. तो वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. तो इसका मतलब ये मेथड हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि वेदर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी. तीसरा जो ड्रॉबैक है कि अगर आपका कोई भी एक फिजिकल फॉर्मूला है, एक फिजिकल रिलेशन है, एक फॉर्मूला, उसमें एक से ज्यादा पार्ट हैं, जैसे V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो इसमें एक से ज्यादा टर्म्स हैं. तो हम डायमेंशन मेथड को यूज करके इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, यानी इस फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते हैं. तो ये इसका तीसरा ड्रॉबैक है. अगर हम बात करते हैं फोर्थ ड्रॉबैक की, कि अगर कोई भी आपका फॉर्मूला है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ रही हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या लॉगरिथमिक टर्म आ रही हैं, तो डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हम उस फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते हैं. ओके बच्चों, फिफ्थ है कि अगर किसी भी फॉर्मूले में 3 से ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो भी हम डायमेंशन मेथड को यूज करके उनके बीच में रिलेशन डिराइव नहीं कर सकते हैं. तो दीज आर द रिलेशंस ऑफ डायमेंशन मेथड और एनालिसिस. तो ना है बहुत अच्छे से. देखिए अब हम बात करते हैं कुछ दूसरी चीज़ों की. हमारे जो कांस्टेंट्स हैं और वेरिएबल्स हैं वो भी दो तरह के होते हैं. एक तो कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी डायमेंशंस होती हैं और एक वो कांस्टेंट होते हैं जिनकी कोई डायमेंशंस नहीं होते. ऐसे ही वेरिएबल्स भी दो तरह के होते हैं. एक वो वेरिएबल्स जिनके डायमेंशंस होते हैं और एक वो जिनके डायमेंशंस नहीं होते. कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में हम पहले भी लेक्चर्स में बता चुके हैं, मैं एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ. देखिए कांस्टेंट का मतलब वो क्वांटिटी जो चेंज नहीं होगी, जो एज इट इज रहेगी. जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ही रहेगी और उसका डायमेंशनल फार्मूला भी है तो वो डायमेंशनल कांस्टेंट हो गया. और ऐसे कांस्टेंट्स जो फिक्स हैं बट उनके डायमेंशंस ही नहीं होते, जैसे प्योर नंबर है वो फिक्स है, उसका डायमेंशनल फार्मूला होगा या नहीं होगा. जैसे पाई है, फिक्स है 3.14, तो क्या उसका कोई डायमेंशनल फार्मूला होता है? नहीं होता है. तो हम इन्हीं को स्टडी करते हैं. ओके तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की. वेरिएबल माने जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है. तो डायमेंशनल वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जैसे फोर्स है, उसकी डायमेंशन MLT-2 है. फोर्स 5 न्यूटन भी हो सकता है, 10 न्यूटन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी ये वेरी कर सकता है. मास है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी, इंपल्स, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और बहुत सारी क्वांटिटीज आपकी हैं जिनके क्या होते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं. तो ये वेरिएबल्स हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स. लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एंगल की, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो ये वेरी करते हैं, इनमें वेरिएशन होता है. थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है, 50 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है. लेकिन एंगल की क्या कोई डायमेंशन होती है? नहीं. तो इसका मतलब ये ऐसे कांस्टेंट, ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी कोई डायमेंशंस नहीं है. ऐसे ही हमने 10th में पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ग्लास का 1.5 और डायमंड का सबसे ज्यादा होता है 2.42. तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखता था तो C/V, दैट इज स्पीड एंड दैट इज आल्सो स्पीड. तो क्या इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा? नहीं. लेकिन ये वेरी करता है, अलग अलग मटेरियल्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग है. इसी तरह से अगर मैं कांस्टेंट्स की बात करता हूँ तो कुछ कांस्टेंट हमारे ऐसे हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन,
फोर्स कांस्टेंट के वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेकिन हर एक मटेरियल का क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पर ये ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, लेकिन कुछ कांस्टेंट हमारे ऐसे भी हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले ही नहीं होते। जैसे पाई है, हमारा कोई भी प्योर नंबर है, एक्सपोनेंशियल टर्म ई है, तो इनके कोई डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं होते, जबकि इनकी वैल्यूज फिक्स होंगी। तो दीज आर कांस्टेंट्स हैविंग नॉट डायमेंशंस। तो आप ध्यान रखें बच्चों, आज हमने डायमेंशनल एनालिसिस को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम एरर इन मेजरमेंट्स को स्टडी करेंगे। टिल देन बाय एंड टेक केयर।